मनुष्य सदियों से अपनी कल्पना शक्ति और अपने किए हुए आविष्कारों पर अभिमान करता आया है। उसे लगता है कि उसने आज तक जो भी बनाया है वह सब उसकी कल्पना शक्ति और क्रियाशीलता का प्रमाण है। लेकिन वह यदि ऐसा सोचता है तो उसके जैसा मंदबुद्धि संसार में और कोई नहीं है, क्योंकि उसने जो भी पूर्व में कल्पनाएं की हैं वह इस प्रकृति में पहले से विद्यमान थी। उसकी कल्पना प्रकृति से प्रेरणा लेकर ही साकार हुई है। आदि काल से लेकर आज तक मनुष्य ने जो भी खोजा और जितना भी ज्ञान प्राप्त किया वह भी प्रकृति से ही लिया गया है। पहिए के आविष्कार से पहले क्या पहिया प्रकृति में नहीं था? क्या दो पत्थरों के रगड़ने या टकराने से पहले प्रकृति में आग नहीं थी? यदि नहीं थी तो गर्मियों में कभी कभी पूरे जंगल में आग कहाँ से फैलती थी? बिजली के आविष्कार से पहले भी आकाश में बिजली सदियों से कड़कती रहा करती थी। इसलिए यदि मानव इस बात का दंभ करता है कि उसने ही सब कुछ बनाया है तो यह सब उसकी मूर्खता होगी। हाँ, हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इस प्रकृति में जो भी वस्तु मौजूद है उसे वह अपनी कल्पना शक्ति, चिंतन मनन से क्रियाशील होकर वह बेहतर ढंग से उसको उपयोग में ला सकता है। लेकिन उसके लिए भी उसी प्रकृति का कृतज्ञ होना चाहिए कि उसका चिंतन करने की तीक्ष्ण बुद्धि और कल्पना शक्ति इस प्रकृति ने प्रदान की है। यादव जी नदी के किनारे बैठे हुए थे और उनके चिंतन का प्रवाह उतनी ही गति से प्रवाहित हो रहा था जितना उस नदी का प्रवाह था। मौसम कुछ बदला बदला सा था। पत्तियां पेड़ों से अलग हुए जा रही थी। सूरज की किरणों में गर्माहट बढ़ती जा रही थी। शीतल और सरस बहने वाली हवाओं की तासीर भी कुछ बदली बदली सी थी। दिन बड़े और रातें छोटी होती जा रही थी। लगता था मानो प्रकृति ने आलस्य की रजाई ओढ़ ली हो। न उमंग थी न उत्साह था, और ऐसा इसलिए था कि गर्मियों के दिनों की शुरुआत हो रही थी। यादव बाबू, इतना भोरे भोरे नदी किनारे आ गए, कोई दिक्कत है का? पीछे से दीता ने आते हुए कहा। अरे नहीं नहीं दीता, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी मेरा मन एकांत चाहता है तो मैं यहाँ अक्सर आ जाता हूँ। यहाँ कितनी शांति है न दीता? शांति का तो पता नहीं यादव जी, लेकिन मुझे भी यहाँ आकर सुकून जरूर मिलता है। इस किनारे से मेरी भी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। यादें? कैसे यादें दीता? यादव जी ने दीता के उदास चेहरे की ओर देखते हुए कहा। हाँ यादव जी, यादें। आज से 10 साल पहले की बात है, जब मेरा नया नया ब्याह हुआ था। आबू में एक गांव है, आपने तो नाम सुना ही होगा, ओरिया। उसी गांव की एक लड़की थी, श्यामा नाम था उसका। पहली बार मैंने उसे गुरु शिखर के मेले में देखा था। उसी मेले में वह अपने भाई बहनों के साथ आई हुई थी। जब वह मंदिर की टेकरी पर अकेली खड़ी थी तब मैं भी उसके पास चला गया। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगी। मैंने उसे अपना नाम बताया और कहा कि आज मेरे साथ मेला में घूमोगी? तो उसने हाँ कर दी। फिर उस दिन शाम तक हम मेले में एक साथ घूमते रहे। उसने अपने हाथ पर मेरा नाम भी लिखवाया। मैंने भी अपने सीने पर उसका नाम लिखवाया, श्यामा। दीता ने अपने कमीज के बटन खोलकर यादव जी को दिखाते हुए कहा। फिर क्या हुआ दीता? यादव जी ने बड़े प्यार से दीता की प्रेम कहानी सुन रहे थे। दीता हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यादव जी, आपको शायद पता नहीं होगा कि तुम शहरी बाबू की तरह हमारे 1-1, 2-2 साल तक प्रेम प्रसंग नहीं चलता। हम तो मेले में एक ही दिन में लड़की पसंद करते हैं और उसी दिन लड़की को लेकर के ब्याह कर लेते हैं। फिर लड़की के घर वाले हमें तभी अपनाते हैं
जब हमारे कोई बच्चा हो जाता है तब तक चुप चुप कर रहना पड़ता है। तो फिर उस दिन मैं भी श्यामा को लेकर के भाग गया और शेर गांव में मेरे एक दोस्त के पास रात में रुका। वहीं पर दूसरे दिन मंदिर में जाकर के हमने ब्याह कर लिया और हम दोनों उतरज आ गए। महीने भर तक मैं डर डर कर जी रहा था कि कहीं श्यामा के घरवाले उसे लेने न आ जाए, लेकिन जब एक महीने से ऊपर हो गया तो मुझे थोड़ी शांति हुई। फिर एक दिन श्यामा ने मुझे रात में शर्माती हुई बोली कि दीता, तुम बाप बनने वाले हो। जैसे ही मैंने यह बात सुनी तो मैं खुशी से उछल पड़ा। बाप बनने से ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की थी कि अब श्यामा के घरवाले मुझे अपना लेंगे। अब तो मैं बेखौफ होकर घूमने लगा। गांव में भी सब खुश थे, हक्को बा तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि बचपन में मेरे बापू के मर जाने के बाद उन्होंने ही तो सहारा दिया था, उन्होंने ही तो मुझे संभाला था। फिर एक दिन श्यामा के घरवालों ने मेरा पता ढूंढ ही लिया और श्यामा का भाई अपने कुछ दोस्तों के साथ उतरज आ गया। गांव में आते ही प्यार से सबसे बातें करने लगा कि मेरी बहन का घर कहाँ है, हम उससे मिलने आए हैं। तभी किसी ने बताया कि श्यामा तो अभी थोड़ी देर पहले ही नदी के किनारे पानी भरने गई। तो वो और उसके साथी सीधे नदी के किनारे चले गए। जैसे ही श्यामा ने पलटकर देखा कि उसका भाई उससे मिलने आया है, वैसे ही वह उसकी ओर भागी। लेकिन उसे पता नहीं था कि यह भाई के रूप में कसाई होगा। उसने श्यामा के पेट पर इतनी जोर से लात मारी कि वह बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके बाद उसने और उसके साथियों ने मेरी श्यामा को कुल्हाड़ियों से मारना शुरू किया और वो कराती रही, वह प्राणों की भीख मांगती रही, लेकिन राक्षसों ने उसकी एक भी नहीं सुनी। उन सबकी आंखों में खून सवार था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैं दौड़ता हाँफता यहाँ पहुँचा, लेकिन तब तक वे सब जा चुके थे। यादव जी ने देखा कि दीता की आंखों में सागर बह रहा था और उसमें से कुछ बूंदे आंखों से गालों पर उतर आई थी, लेकिन वह रूंधे गले से बोल रहा था। मैंने देखा कि श्यामा जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर कुल्हाड़ियों से इतने घाव लगे हुए थे जैसे किसी ठूंठ को काटा गया हो। उसके दोनों हाथ अलग थलग कटकर पड़े थे। मैं उसी जगह श्यामा को गोद में लेकर तब तक रोता रहा जब तक कि गांव वाले नहीं आ गए। शाम होते होते उसका अंतिम संस्कार इसी जगह पर किया गया और इस तरह मेरी श्यामा सदा सदा के लिए मेरे दिल में बस गई। हक्कोबा ने, देवा ने, कमला भाभी सभी ने मुझे खूब समझाया कि दीता, जीवन में कोई किसी के लिए नहीं रुकता। यदि कोई इंसान हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो उसके पीछे हम अपना सारा जीवन न खराब थोड़ी न कर सकते हैं। इसलिए तुम दूसरा ब्याह कर लो। लेकिन यादव बाबू, मैंने किसी की नहीं मानी, क्योंकि मैं श्यामा से इतना प्रेम करता था कि उसे अपने दिल में से कभी निकाल ही नहीं पाया। आज भी उसका हंसता खिलखिलाता चेहरा हरदम मेरी आंखों के सामने तैरता रहता है। और यादव जी, प्रेम कोई मकान तो है नहीं कि एक टूट गया तो दूसरा बना दो। हम एक बार ही जीते हैं, एक बार ही मरते हैं और प्रेम भी जीवन में सिर्फ एक ही बार करते हैं। अपनी पूरी प्रेम कथा कहकर दीता मौन हो गया। उसने यादव जी की ओर देखा और अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट लाकर वह बताना चाहता था कि यह तो संसार का नियम है कि सुख दुख तो जीवन में आता ही रहता है। हम कब तक किसी की याद में जलते रहेंगे। लेकिन यादव जी देख रहे थे उस मुस्कुराहट के पीछे की जलती आग, जो आज भी दीता के हृदय में श्यामा की प्रेम की जल रही थी। यादव जी सोच रहे थे कि इस छोटे से गांव में जो पहाड़ियों से चारों ओर से घिरा हुआ है, जो शहरों की चमक दमक भरी आभासी दुनिया से कितना अनभिज्ञ है, इस गरीबी में भी यहाँ के लोग दिल से कितने धनवान हैं। प्रेम की कीमत यह लोग बखूबी जानते हैं।
कितना निश्चल प्रेम होता है इनका। न जाने यादव जी के मन में क्या आया और उन्होंने दीता को गले से लगा लिया। दीता इस अप्रत्याशित घटना को देखकर चौंक पड़ा, लेकिन बाद में वह सहज होकर कहने लगा कि यादव जी, आप तो भावुक हो गए। यह तो जीवन में चलता ही रहता है। अब तो मेरी यही इच्छा है कि जीवन में जो भी थोड़ा बहुत समय बचा है वह गांव वालों की सेवा में बिताऊं। हक्कोबा और काकी को जितना मेरे से हो सके उतना खुश रखूं। चलो अभी घर चलते हैं, देखो शाम होने को आ गई। बातों ही बातों में कब समय बीत गया पता ही नहीं चला। और फिर यादव जी और दीता गांव की ओर चल दिए। स्कूल आकर जब यादव जी ने देखा कि राधा खाना बनाकर चली गई थी, सूरज ढल गया था, आसपास के घरों में धुएं के हल्के हल्के गुब्बार उठ रहे थे, गायों के बछड़ों की रंभाने की आवाज़ें वातावरण में मिठास घोल रही थी। यादव जी ने भी जल्दी जल्दी हाथ मुंह धोकर खाना खा लिया और बरामदे में खाट पर बिस्तर लगाकर लेट गए और निशा की खूबसूरती को निहारने लगे। आसमान की कालीमा में तारों की जगमगाहट लग गई थी। बीच बीच में कोई एक आध तारा टूटकर धरती की ओर आने की कोशिश करता, लेकिन वातावरण में कहीं खो जाता। यादव जी सोच रहे थे कि जीवन के खेल को जितना समझने का प्रयत्न करते हैं उतने ही हम उसके नियमों के जाल में फंस जाते हैं। एक साधारण से दिखने वाले आदमी में भी प्रेम की इबारत लिखने की कितनी उत्कंठा भरी हुई है। और एक मैं हूँ जो अपने दिल की बात न तो सामने वाले को बता सकता हूँ न जता सकता हूँ। मुझे यहाँ आए करीब 1 साल हो गया है और अभी तक मैं कुछ भी तय नहीं कर पाया हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। इस सोच विचार में यादव जी को कब नींद लग गई पता ही नहीं। लेकिन आज उन्होंने जीवन की पाठशाला में बहुत कुछ सीखा था, बहुत कुछ सीखा था।